दोस्तों नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज कुछ नई चीज़ सीखते हैं हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण में। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 11 की हिंदी पाठ्यपुस्तक आरोह के पाठ रजनी से। यह मनु भंडारी द्वारा लिखा गया है। मूलतः यह एक पटकथा है, यानी कि जो टीवी सीरियल धारावाहिक्स होते हैं उनके लिए लिखा गया एक नाट्य अंश। मनु भंडारी ने कहानियाँ और उपन्यास के अलावा टीवी सीरियल की पटकथाओं के लिए भी लेखन कार्य किया है और रजनी उन्हीं में से एक कहानी है। तो इस कहानी का हम वाचन करेंगे, इस पाठ का वाचन करेंगे, साथ ही साथ इसका अर्थ भाव व्याख्या करते हुए उसे विश्लेषित करेंगे और लेखिका का संक्षिप्त परिचय। और इस वीडियो के बाद इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न हैं उनके उत्तरों को लेकर के वीडियो अलग से बनाएंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। लोकप्रियता कभी भी रचना का मानक नहीं बन सकती। असली मानक तो होता है रचनाकार का दायित्वबोध, उसके सरोकार, उसकी जीवन दृष्टि। ये पंक्ति मनु भंडारी द्वारा लिखित एक कहानी यह भी से ली गई है और ये इनकी आत्मकथात्मक एक कहानी है। मनु भंडारी, जन्म सन 1931 में भानपुरा मध्य प्रदेश में। आपकी प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, त्रिशंकु, आँखों देखा झूठ, ये कहानी संग्रह हैं। और आपका बंटी महाभोज, स्वामी, एक इंच मुस्कान, ये उपन्यास है जिसमें एक इंच मुस्कान राजेंद्र यादव के साथ संयुक्त रूप से दोनों ने लिखा है। पटकथाएं आपने लिखी हैं रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण। आपको जो सम्मान मिले हैं वो है हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, बिहार सरकार द्वारा भारतीय भाषा परिषद कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया है आपको। मनु भंडारी हिंदी कहानी में उस समय सक्रिय हुई जब नई कहानी आंदोलन अपने उठान पर था। नई कहानी आंदोलन छठा दशक में जो नया मोड़ आया उसमें मनु जी का विशेष योगदान रहा। उनकी कहानियों में कहीं पारिवारिक जीवन, कहीं नारी जीवन और कहीं समाज के विभिन्न वर्गों के जीवन की विसंगतियाँ विशेष आत्मीय अंदाज में अभिव्यक्त हुई हैं। उन्होंने आक्रोश, व्यंग और संवेदना को मनोवैज्ञानिक रचनात्मक आधार दिया है, वह चाहे कहानी हो, उपन्यास हो या फिर पटकथा ही क्यों न हो। मनु भंडारी का लेखकीय रचना संसार अपने आप में दूसरे लेखकों से भिन्न रहा है। जीवन के प्रसंगों को उन्होंने अपने अंदाज में उद्घाटित करने का प्रयास किया है और एक विशिष्ट लेखिका के रूप में अपनी पहचान उन्होंने बनाई है। यहाँ आप मनु जी द्वारा लिखित एक पटकथा पढ़ने जा रहे हैं। पटकथा यानी पट या स्क्रीन के लिए लिखी गई वह कथा रजत पट फिल्म का स्क्रीन के लिए भी हो जाती है और टेलीविज़न के लिए भी। मूल बात यह है कि जिस तरह मंच पर खेलने के लिए नाटक लिखे जाते हैं उसी तरह कैमरे से फिल्माए जाने के लिए पटकथा लिखी जाती है। कोई लेखक किसी भी दूसरी विधा में लेखन करके उतने लोगों तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता जितना कि पटकथा लेखन द्वारा, क्योंकि पटकथा शूट होने के बाद धारावाहिक या फिल्मों के रूप में लाखों करोड़ों दर्शकों तक पहुंच जाती है। इस लोकप्रियता के चलते ही पटकथा लेखन की ओर लेखकों का भी पर्याप्त रुझान हुआ है और पत्र पत्रिकाओं तथा पुस्तकों में भी पटकथाएं छपने लगी हैं। प्रस्तुत पाठ में रजनी धारावाहिक की एक कड़ी दी जा रही है। रजनी पिछली सदी के 90 दशक का एक बहुचर्चित टीवी धारावाहिक रहा है
यह वह समय था जब हम लोग और बुनियाद जैसे सोप ओपेरो दूरदर्शन का भविष्य गढ़ रहे थे। वासु चटर्जी के निर्देशन में बने इस धारावाहिक की हर कड़ी अपने में स्वतंत्र और मुकम्मल होती थी और उन्हें आपस में गूंथने वाली सूत्र रजनी थी। हर कड़ी में यह जुझारू और इंसाफ पसंद स्त्री पात्र किसी न किसी सामाजिक राजनीतिक समस्या से जूझती नजर आती थी। प्रस्तुत अंश भी व्यवसाय बनती शिक्षा की समस्या की ओर हमारा ध्यान खींचता है। 1990 के दशक में हम लोग और बुनियाद बड़े ही चर्चित धारावाहिक रहे हैं और काफ़ी कुछ शिक्षाप्रद सामाजिक दृष्टिकोणों से इन सीरियलों की, इन धारावाहिकों की प्रसिद्धि रही है। उन्हीं में रजनी को नियमित रूप से लिखा गया मनु भंडारी के द्वारा, तो वही अंश, वही सीरियल की कहानी यहाँ पर प्रस्तुत है। मध्यम वर्गीय परिवार के फ्लैट का एक कमरा, एक महिला रसोई में व्यस्त है, घंटी बजती है, बाईं दरवाज़ा खुलता है, रजनी का प्रवेश। रजनी: लीलाबेन कहाँ हो, बाजार नहीं चलना क्या? लीला रसोई में से हाथ पोंछती हुई निकलती है। चलना तो था, पर इस समय तो अमित आ रहा होगा अपना रिजल्ट लेकर। आज उसका रिजल्ट निकल रहा है न, चेहरे पर खुशी का भाव। रजनी: अरे वाह, तब तो मैं मिठाई खाकर ही जाऊंगी। अमित तो पढ़ने में इतना अच्छा है कि फर्स्ट आएगा, और नहीं तो सेकंड तो कहीं गया नहीं। तुमको मिठाई भी बढ़िया खिलानी पड़ेगी, सूजी के हलवे से काम नहीं चलने वाला, मैं अभी से बता देती हूँ। लीला हंसकर: नहीं नहीं, मैं तुम्हें अच्छी मिठाई ही खिलाऊंगी, मैंने पहले से ही मंगवा कर रखी है, केसरिया रसमलाई, अमित को बहुत पसंद है न। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जिस तरह से नाटक लिखे जाते हैं, पटकथा और नाटक में उस तरह से कोई अंतर नहीं है। बस फिर अंतर ये होता है कि उसका जब फिल्मांकन किया जाता है, उसको जब शूट किया जाता है, तब डायरेक्टर अपने व्यू से किस एंगल से किस शूट को क्या लेना चाहता है वो निर्भर करता है, वो उस पर डिपेंड करता है बस। बाकी जो नाटक हैं मंच पर दिखाई जाते हैं वो पूरा एक साथ दिखाया जाता है, उसका सीधा सीधा एंगल होता है, और उसकी शूटिंग की जाती है तो उसको भी सीधे एंगल से किया जाता है। फिल्मों में या दूसरा सीरियलों में टीवी के लिए शूट किए जाते हैं, उनके एंगल हर बार बदलते रहते हैं। रजनी: देखो, मुझे अपने घर में ही केसर की सुगंध आ गई थी, बाजार का तो मैं बहाना करके चली आई, वरना तुम तो मुझे काट ही देती। लीला: कैसी बात करती हो, मैं एक बार काट भी दूं, लेकिन अमित अपने मुंह में डालने से पहले रसमलाई लेकर तुम्हारे फ्लैट में दौड़ता। मैं कोई भी चीज़ घर में बनाऊं या बाहर से लाऊं, अमित जब तक तुम्हारे भोग नहीं लगा लेता हम लोग खा थोड़े ही सकते हैं। रजनी आंटी तो हीरो है उसकी। दोनों खिलखिलाकर हंसती हैं। सामान्य बातचीत है। रजनी: बहुत मेधावी बच्चा है अमित, तुम देखना तो आगे जाकर क्या बनता है। लीला: बस सब तुम्हारा ही आशीर्वाद है। फिर घंटी बजती है। लीला एक तरह से दौड़ते हुए दरवाज़ा खोलती है। अमित का प्रवेश। रोज़ की तरह भारी बस्ते की जगह एक हल्का सा थैला है। रजनी अमित को बाहों में भरने के लिए दोनों बाहें फैलाते हुए आगे बढ़ती है। कॉन्ग्रेचुलेशन अमित। बधाई देने के लिए रजनी आंटी पहले से मौजूद है। अमित का चेहरा उतरा हुआ है, पर दोनों में से अभी तक उस पर किसी का ध्यान नहीं गया। अमित आंसू भरी आंखों से थैले में से रिपोर्ट निकालकर माँ की ओर फेंकते हुए। अमित: लो लो, देखो क्या हुआ है मेरे रिजल्ट का। मैंने कितना कहा था कि मैथ्स में भी मेरी ट्यूशन लगवा दीजिए, वरना मेरा रिजल्ट बिगड़ जाएगा। बस वही हुआ। मैथ्स में ही तो पूरे नंबर आ सकते हैं, रिजल्ट बन बिगड़ सकता है। रिपोर्ट रजनी देखने लगती है, लीला उसे अपनी बाहों में भरकर। लीला: पर तू तो सारे सवाल ठीक करके आया था, यहाँ आकर पापा के सामने तूने फिर से किया था उसका सारा पेपर। सब तो ठीक था, तेरे पापा ने नहीं कहा था कि 4-5 नंबर भले ही काट लें सफाई उफाई के, पर 95 तो तेरे पक्के हैं। रजनी रिपोर्ट देखते हुए: पर मिले तो कुल 72 ही हैं। फिर दूसरे विषयों के नंबर भी पढ़ने लगती है। इंग्लिश 86, हिस्ट्री 80, सिविक्स 88, 88, हिंदी 82, ड्राइंग 90, सबसे कम मैथ में ही। अमित गुस्से और दुख से: कम तो होंगे ही, ट्यूशन नहीं लेने से मिलते हैं कहीं अच्छे नंबर। सर तो बार बार कहते ही थे कि ट्यूशन कर लो, वरना फिर बाद में मत रोना, रो पड़ता है। लीला अपराधी की तरह सफाई देते हुए:
तुझे अंग्रेजी को लेकर थोड़ी परेशानी थी तो अंग्रेजी में करवा दी थी ट्यूशन। अब दो दो विषयों की ट्यूशन, फिर लंबी चौड़ी फीस। बेटे, अपनी आर्थिक मजबूरी की बात वह शब्दों से नहीं चेहरे से व्यक्त करती है। पर यह तो अंधेर ही हुआ कि सारा पेपर ठीक हो फिर भी नंबर काट लो। रजनी रजनी की बाहों में एकाएक बल पड़ जाते हैं। वह रोते हुए अमित को खींचकर अपने पास सटा लेती है। रो मत, उसके आंसू पोंछते हुए। अमित रोएगा नहीं, समझे? मैं जो पूछती हूँ उसका जवाब देना बस। कुछ देर रुक कर, तुझे अच्छी तरह याद है कि तूने पूरा पेपर ठीक किया था? अमित स्वीकृति में सिर हिलाता है। पापा के पास दोबारा पेपर करने से पहले दोस्तों से या किताबों से उन सवालों के जवाब तो नहीं देख लिए थे? अमित, नहीं, ज्यों के त्यों आकर कर दिए थे। हमको आते थे वो सारे सवाल। रजनी, मैथ्स के सर कौन है? अमित, मिस्टर पाठक। रजनी, कितने लड़के ट्यूशन लेते हैं उनसे? अमित, 22। साल के शुरू में तो 8 लेते थे, फिर पहले टर्मिनल के बाद से 15 हो गए थे। हाफ ईयरली के बाद 7 लड़कों ने और लेना शुरू कर दिया। मुझसे भी तभी से कह रहे थे। लीला, हाफ ईयरली में तो इसके 96 नंबर आए थे। इसी ने बताया था कि क्लास में सबसे ज़्यादा हैं। रजनी, उसके बाद भी कहते थे कि ट्यूशन लो? अमित, हाँ, कॉपी लौटाते हुए कहा था कि तुमने किया तो अच्छा है, पर यह तो हाफ ईयरली है, बहुत आसान पेपर होता है इसका तो। अब अगर ईयरली में भी पूरे नंबर लेने हैं तो फिर ट्यूशन लेना शुरू कर दो, वरना रह जाओगे। 7 लड़कों ने तो शुरू भी कर दिया था, पर मैंने जब मम्मी पापा से कहा, हमेशा बस एक ही जवाब, मम्मी की नकल उतारते हुए, मैथ्स में तो तू वैसे ही बहुत अच्छा है, क्या करेगा ट्यूशन लेकर? देख लिया अब। 6th पोजीशन आई है मेरी, जो आज तक कभी नहीं आई थी। अमित की आंखों में फिर आंसू टपक पड़ते हैं। रजनी डांटते हुए, फिर आंसू? जानता नहीं, रोने वाले बच्चे रजनी आंटी को बिल्कुल पसंद नहीं। मम्मी ने बिल्कुल ठीक ही कहा और ठीक ही किया। जिस विषय में तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो उसमें कोई क्यों लोगे ट्यूशन? ट्यूशन तो कमज़ोर बच्चे लेते हैं। अमित, आप जानती नहीं आंटी, अच्छे बुरे की बात नहीं होती। अगर सर कहें और बार बार कहें तो लेनी ही होती है, वरना तो नंबर कम ही हो जाते हैं। यानी कि देखिए कि शिक्षा का किस तरह का स्तर है, क्या बदल रहा है। और ये विशेष रूप से जब लिखा गया तब बड़ा दौर था ट्यूशन का। आजकल तो ट्यूशन नहीं बल्कि कोचिंग है, पूर्णतः कोचिंग है, बिना उसके तो काम ही नहीं चल रहा है। लेकिन उस समय गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल के ज़्यादातर शिक्षक, खास तौर से गवर्नमेंट स्कूल के, जो बच्चा जैसे मैथ, इंग्लिश, साइंस के कुछ सब्जेक्ट्स थे, जो ट्यूशन पढ़ने आता था उन बच्चों को नंबर अधिक देते थे, चाहे वो पढ़ाई में वैसे भले ही कमज़ोर हो, लेकिन ट्यूशन के नाम के। तो ये बड़ा ही एक बिजनेस चालू हो गया था, उसी पर कटाक्ष करते हुए सारी कहानी है। रजनी, पेपर अच्छा करो तब भी नंबर कम हो जाते हैं। अमित, हाँ, कितना ही अच्छा करो फिर भी कम हो जाते हैं, जैसे मेरे हो गए। रजनी, यानी कि अच्छा पेपर करने पर भी कम आते हैं सिर्फ इसलिए कि ट्यूशन नहीं ली थी? तो यह तो सर की गलती नहीं, बदमाशी है, और तुम मम्मी से लड़ रहे हो। सर से जाकर लड़। अमित इस भाव से सिर हिलाता है मानो कितनी बेकार की बात कर रही हैं रजनी आंटी। लीला 2 गिलासों में शिकंजी बनाकर लाती है। अमित लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो रजनी घुड़कती है, उसे डांटती है। रजनी, चलो पियो शिकंजी, देखते नहीं चेहरा कैसे पसीना पसीना हो रहा है। दोनों शिकंजी पीने लगते हैं। इस दौरान रजनी कुछ सोच रही है शिकंजी खत्म करके। कल आप 9 बजे तैयार रहिए अमित साहब, आपके स्कूल चलना है। अमित एकदम डर जाता है। कल से तो छुट्टी है, पर आप अगर स्कूल जाकर कुछ कहेंगी तो सर मुझसे बहुत गुस्सा हो जाएंगे। वहाँ मत जाइए प्लीज़, वहाँ बिल्कुल मत जाइए। ये भी एक बड़ी विकट समस्या है कि बच्चे यदि शिकायत करते हैं तो उन्हें ज़्यादा परेशान किया जाता है, तो बच्चे डरते हैं, शिकायत भी नहीं कर सकते। लीला, हाँ रजनी, तुम कुछ करोगी कहोगी तो अगले साल कहीं और ज़्यादा परेशान न करें इसे। अब जब रहना इसी स्कूल में है तो इन लोगों से झगड़ा? रजनी, बात को बीच में ही काट कर गुस्से से, यानी कि वे लोग जो भी जुल्म ज्यादती करें हम लोग चुपचाप बर्दाश्त करते जाएं। सही बात कहने में डर लग रहा है तुझे, तेरी माँ को? अरे जब बच्चे ने सारा पेपर ठीक किया है तो हम कॉपी देखने की मांग तो कर ही सकते हैं। पता तो लगे कि आखिर किस बात के नंबर काटे हैं। अमित झुंझलाकर, बता तो दिया आंटी आप। रजनी गुस्से से, ठीक है तो अब बैठ कर रो, तुम माँ बेटे दोनों।
दनदनाती निकल जाती है। दोनों के चेहरे पर एक असहाय सा भाव। लीला, अब ये रजनी कोई मुसीबत न खड़ी करे। दृश्य समाप्त। नया दृश्य। अब ये घर का, रसोई घर का जो दृश्य था वहाँ पर अमित आया, बातचीत हुई। अब नया दृश्य। स्कूल के हेडमास्टर का कमरा, बड़ी सी टेबल, दीवार के सारे रखी कांच की अलमारी में बच्चों द्वारा जीते गए कप और शील्ड्स जमे हुए रखे हैं। दीवार पर कुछ नेताओं की तस्वीरें। एक बड़ा सा मैप लटका है कि स्कूल के हेडमास्टर के कमरे का वातावरण तैयार किया जाए। हेडमास्टर काम में व्यस्त है। चपरासी बड़े अदब से एक चिट लाकर रखता है। हेडमास्टर कुछ क्षण उसे देखता रहता है। हेडमास्टर, बुलाओ। रजनी का प्रवेश। नमस्कार करती है। हेडमास्टर, बैठिए। कुछ देर रुककर, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। रजनी, मैं 7th क्लास के अमित सक्सेना की मैथ्स की कॉपी देखना चाहती हूँ। हेडमास्टर के चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वे कुछ समझा न हो। ईयरली एग्जाम्स की, कल ही जिसका रिजल्ट निकला है। हेडमास्टर, सॉरी मैडम, ईयरली एग्ज़ाम की कॉपियाँ तो हम लोग नहीं दिखाते हैं। रजनी, जानती हूँ मैं, लेकिन बात यह है कि अमित ने मैथ्स का पूरा पेपर ठीक किया था, लेकिन उसे कुल 72 नंबर ही मिले हैं। कॉपी देखकर सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि अमित को अपने बारे में कुछ गलतफहमी हो गई थी या। एक एक शब्द पर जोर देते हुए, गलती एग्जामिनर की है। हेडमास्टर, सारी बात को बहुत हल्के ढंग से लेते हुए, आप भी कमाल करती हैं। बच्चे ने कहा और आपने मान लिया। अरे हर बच्चा घर जाकर यही कहता है कि उसने पेपर बहुत अच्छा किया है और उसे बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर हम इसी तरह कॉपियां दिखाने लग जाएं तो यहाँ तो पेरेंट्स की भीड़ लगे रहे सारे समय। इसीलिए तो ईयरली एग्ज़ाम की कॉपियां न दिखाने का नियम बनाया था स्कूल में। रजनी, अपने गुस्से पर काबू पाते हुए, देखिए आप चाहें तो अमित का पूरा रिजल्ट देख सकते हैं। मैथ्स में हमेशा 100% नंबर लेता रहा है। इस साल भी उसने पूरा पेपर ठीक किया है। तैश आ ही जाता है, यानी कि उन्हें गुस्सा आता है। कॉपी देखकर मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूँ कि नंबर आखिर काटे किस बात के हैं। हेडमास्टर, आप बहस करके बेकार ही अपना और मेरा समय बर्बाद कर रही हैं। मैंने कह दिया ने कि इन कॉपियों को दिखाने का नियम नहीं है और मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। रजनी व्यंग से, नियम? यानी कि आपका स्कूल बहुत नियम से चलता है? हेडमास्टर गुस्से से, व्हाट डू यू मीन? रजनी, आई मीन व्हाट आई से। नियम का जरा भी ख्याल होता तो इस तरह की हरकतें नहीं होती स्कूल में। कोई बच्चा बहुत अच्छा है किसी विषय में, फिर भी उसे मजबूर किया जाता है कि वह ट्यूशन ले। ये कौन सा नियम है आपके स्कूल का? हेडमास्टर, देखिए यह टीचर्स और स्टूडेंट का अपना आपसी मामला है। वो पढ़ने जाते हैं और वो पढ़ाते हैं। इसमें न स्कूल आता है न स्कूल के नियम। इस बारे में हम क्या कर सकते हैं? रजनी, कुछ नहीं कर सकते आप तो मेहरबानी करके ये कुर्सी छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ कर सकने वाला आदमी चाहिए जो ट्यूशन के नाम पर चलने वाली धांधलियों को रोक सके, मासूम और बेगुनाह बच्चों को ऐसे टीचर्स के शिकंजों से बचा सके जो ट्यूशन न लेने पर बच्चों के नंबर काट लेते हैं, और आप हैं कि कॉपियाँ न दिखाने के नियम से उनके सारे गुनाह ढक लेते हैं। एक सामान्य बातचीत है, लेकिन जिस तरह से एक अध्यापक और एक गार्जियन से, एक अभिभावक के बीच में होती है, वो यथार्थ बातचीत के रूप में बदल रही है। और इस तरह की घटनाएं उस समय बहुत हुआ करती थी, तो उन्हीं को चित्रित किया है लेखिका ने। हेडमास्टर चीख कर, विल यू प्लीज़ गेट आउट ऑफ दिस रूम। जोर जोर से घंटी बजाने लगता है। दौड़ता हुआ चपरासी आता है। मैम साहब को बाहर ले जाओ। रजनी, मुझे बाहर करने की ज़रूरत नहीं। बाहर कीजिए उन सब टीचर्स को जिन्होंने आपकी नाक के नीचे ट्यूशन का ये घिनौना रैकेट चला रखा है। व्यंग से, पर आप तो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना होगा और मैं करूँगी, देखिएगा। तमतमाती हुई निकल जाती है। हेडमास्टर चपरासी पर ही बिगड़ पड़ता है। जाने किस किस को भेज देते हो भीतर। चपरासी, मैंने तो आपको स्लिप ला कर दी थी साहब। हेडमास्टर गुस्से में स्लिप की चिंदी चिंदी करके फेंक देता है, कुछ इस भाव से मानो रजनी की ही चिंदियाँ बिखेर रहा हो, यानी गुस्सा पर्ची पर निकालता है। दृश्य समाप्त। नया दृश्य। रजनी का फ्लैट। शाम का समय। घंटी बजती है। रजनी आकर दरवाज़ा खोलती है। पति का प्रवेश। उसके हाथ से ब्रीफकेस लेती है। पति जूते खोलते हुए, तुम आज दिन में कहीं बाहर गई थी क्या? रजनी, तुम्हें कैसे मालूम? पति, फ़ोन किया था, एक फ़ाइल रह गई थी, सोचा चपरासी को भेजकर मंगवा लूँ, पर कोई घर में हो तब ने। पति के चेहरे पर खींच भरा गुस्सा पुता हुआ है। रजनी, तुम फाइल भूल गए और जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं,
पर फिर भी उसके लिए मुझे घर बैठना चाहिए, ये कौन सी बात हुई? पति जरा शांत होते हुए, अच्छा गई कहाँ थी? रजनी एक स्कूल का नाम लेती है। पति स्कूल का नाम दोहराता है। तुम क्या करने गई थी वहाँ? रजनी गदगद भाव से, पहले चाय ले आऊँ फिर बताती हूँ। कैमरा रजनी के साथ किचन में, गुनगुनाते हुए रजनी खाने का भी कुछ बना रही है। लगता है जो कुछ करके आई उससे बहुत प्रसन्न है। दृश्य फिर बाहर के कमरे में, नाश्ते की प्लेट काफ़ी खाली हो चुकी है, जिससे लगे कि रजनी सारी बात बता चुकी है। यानी कि ये भी एक फिल्म कैमरे के माध्यम से दृश्य दिखाने का तरीका है। खाली प्लेट दिखा दी तो मतलब बातचीत खत्म हो गई, सब कुछ बता दिया। रजनी बोलती बंद कर दी हेडमास्टर साहब की, जवाब देते नहीं बना तो चिल्लाने लगे। पर मैं क्या छोड़ने वाली हूँ इस बात को? पति अच्छा मास्टर लोग ट्यूशन करते हैं या धंधा करते हैं, पर तुम्हें अभी बैठे बिठाए इससे क्या परेशानी हो गई? तुम्हारा बेटा तो अभी पढ़ने नहीं जा रहा ना? रजनी एकदम भड़क जाती है, यानी कि मेरा बेटा जाए तभी आवाज़ उठानी चाहिए, अमित के लिए नहीं उठानी चाहिए, और जो इतने इतने बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं उनके लिए नहीं उठानी चाहिए, सब कुछ जानने के बाद भी नहीं उठानी चाहिए आवाज़? पति ठेका लिया है तुमने सारी दुनिया का? रजनी देखो तुम मुझे फिर गुस्सा दिला रहे हो। रवि गलती करने वाले तो हैं ही गुनहगार, पर उसे बर्दाश्त करने वाला भी कम गुनहगार नहीं होता, जैसे लीला बेन और कांति भाई और हजारों हजारों माँ बाप। लेकिन सबसे बड़ा गुनहगार तो वह है जो चारों तरफ अन्याय, अत्याचार और तरह तरह की धांधलियों को देखकर भी चुप बैठा रहता है, जैसे तुम, नकल उतारते हुए। हमें क्या करना है? हमने कोई ठेका ले रखा है क्या दुनिया का? गुस्से और हिकारत से माई फुट उठकर भीतर जाने लगती है, जाते जाते मुड़कर, तुम जैसे लोगों के कारण ही तो इस देश में कुछ नहीं होता, हो भी नहीं सकता। भीतर चली जाती है। पति बेहद हताश भाव से दोनों हाथों से माथा थामकर चढ़ा दिया सूली पर। दृश्य समाप्त। नया दृश्य। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के ऑफिस का बाहरी कक्ष, कमरे के बाहर उसके नाम और पद की तख्ती लगी है, साथ ही मिलने का समय भी लिखा है। एक स्टूल पर चपरासी बैठा है, सामने की बेंच पर रजनी और 3-4 लोग और बैठे हैं प्रतीक्षारत। रजनी के चेहरे से बेचैनी टपक रही है, बार बार घड़ी देखती है, मिलने का समय समाप्त होता जा रहा है। रजनी चपरासी से, कितनी देर और बैठना होगा? चपरासी, हम क्या बोलेगा? जब साहब घंटी मारेगा बुलाएगा तभी तो ले जाएगा, बहुत बिजी रहता है साहब। रजनी अपने में ही गुनगुनाते हुए, ये तो लोगों से मिलने का समय है, न जाने किस में बिजी बनकर बैठ जाते हैं। चपरासी दूसरी तरफ देखने लगता है। कैमरा ऑफिस के अंदर चला जाता है। साहब मेज़ पर पेपर वेट घुमा रहा है, फिर घड़ी देखता है, फिर घुमाने लगता है। बाहर एक आदमी आता है, अपने नाम की स्लिप के नीचे 5 रुपए का एक नोट रख कर देता है और चपरासी का कंधा थपथपाता है। चपरासी हंसकर भीतर जाता है, लौटकर उस आदमी को तुरंत अपने साथ ले जाता है। रजनी के चेहरे पर तनाव, घूर कर चपरासी को देखती है। थोड़ी देर में आदमी बाहर निकलता है। रजनी उठकर दनदनाती हुई भीतर जाने लगती है। चपरासी, अरे रे किधर को जाता? अभी घंटी बजा क्या? रजनी, घंटी तो मिलने का समय खत्म होने पर बजेगी भी नहीं। दरवाज़ा धकेल कर भीतर चली जाती है। चपरासी, अरे कैसी औरत है, सुनतीच नहीं। वहाँ बैठे 2-3 लोग हंसने लगते हैं। दृश्य कमरे के भीतर, निदेशक कुर्सी की पीठ से टिककर सिगरेट पी रहा है। रजनी को देखकर आश्चर्य से, निदेशक आपको स्लिप भेजकर भीतर आना चाहिए न। रजनी मुस्कुराकर, स्लिप तो घंटे भर से आपके चपरासी की जेब में पड़ी है और शायद 2-4 दिन चक्कर लगाने पर तक पड़ी ही रहेगी। निदेशक, क्या कह रही हैं आप? तो क्या यह सीधी साफ सी बात भी मुझे ही समझानी होगी आपको? खैर अभी छोड़िए इस बात को, इस समय मैं आपके पास किसी दूसरे ही काम के लिए आई हूँ। निदेशक के चेहरे पर रजनी को लेकर एक आश्चर्य मिश्रित कौतूहल का भाव उभरता है। निदेशक, कहिए। रजनी थोड़ा सोचते हुए, देखिए मैं स्कूलों, विशेषकर प्राइवेट स्कूलों और बोर्ड के आपसी रिलेशंस के बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ। निदेशक, कोई रिसर्च प्रोजेक्ट है क्या? वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बस कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। निदेशक, कहिए आप क्या जानना चाहती हैं? जिन प्राइवेट स्कूलों को आप रिकॉग्नाइज कर लेते हैं उन्हें बोर्ड शायद 90% ग्रांट देता है। निदेशक जरा गर्व से, जी हाँ देता है। बोर्ड का काम ही यह है कि शिक्षा के प्रचार प्रसार में जितना भी हो सके सहयोग करे। इट्स आवर ड्यूटी मैडम। रजनी,
जब इतनी बड़ी ऐड देते हो तो आपका कोई कंट्रोल भी रहता होगा स्कूलों पर। ऑफ कोर्स बोर्ड के बहुत से ऐसे नियम हैं जो स्कूलों को मानने होते हैं, स्कूल मानते हैं। सिलेबस बोर्ड बनाता है, फाइनल ईयर के एग्ज़ाम बोर्ड कंडक्ट करता है। रजनी निदेशक के चेहरे पर नज़रें गड़ाकर, स्कूलों में आजकल प्राइवेट ट्यूशन्स का जो सिलसिला चला हुआ है, ट्यूशन्स क्या बच्चों को लूटने का जो धंधा चला हुआ है, उसके बारे में आपका बोर्ड क्या करता है? निदेशक बड़े सहज भाव से, इसमें धंधे की क्या बात है? जब किसी का बच्चा कमज़ोर होता है तभी उसके माँ बाप ट्यूशन लगवाते हैं। अगर लगे कि कोई टीचर लूट रहा है तो उस टीचर से न ले ट्यूशन, किसी और के पास चले जाएं, ये कोई मजबूरी तो है नहीं। रजनी बच्चा कमज़ोर नहीं, होशियार है, बहुत होशियार। उसके बावजूद उसका टीचर लगातार उसे कोंचता रहता है कि वे ट्यूशन ले वरना पछताएगा। लेकिन बच्चे के माँ बाप को ज़रूरी नहीं लगता कि वे नहीं लगवाते। जानते हैं क्या हुआ? मैथ्स का पूरा पेपर ठीक करने के बावजूद उसे कुल 72 नंबर मिले हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसने टीचर के बार बार कहने पर भी ट्यूशन नहीं ली। निदेशक वेरी सैड, हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ। देखिए पूरी बातचीत बिल्कुल सहज भाव से चल रही है, जैसे कि पूरा घटनाक्रम एकदम से हमारे सामने घट रहा हो। इस तरह की स्थितियाँ रियल में समाज में घटित हो रही हैं और शिक्षा के नाम पर बेईमानियाँ जिस तरह की या बिजनेस जिस तरह का चल रहा है, उसी को ये पूरी पटकथा, ये नाट्यांश उजागर कर रहा है। ये बहुत अच्छा नाटक चल रहा है। आप विद्यार्थियों इसे चाहो तो अपने स्कूल में खेल भी सकते हो। हालांकि वो बात अलग है कि एक तरह से स्कूल के सिस्टम के खिलाफ है, तो अध्यापक तैयार होंगे नहीं होंगे ये अलग मैटर है, लेकिन फिर भी कहीं दूसरी जगह खेला जा सकता है। निदेशक वेरी सैड, हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए ऐसे टीचर के खिलाफ। रजनी क्या खूब, आप कहते हैं कि हेडमास्टर को एक्शन लेना चाहिए, हेडमास्टर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब करेगा कौन? मैं पूछती हूँ कि ट्यूशन के नाम पर चलने वाले इस घिनौने रैकेट को तोड़ने के लिए दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए आपको, आपके बोर्ड को? चेहरा तमतमा जाता है। निदेशक लेकिन हमारे पास तो आज तक किसी पेरेंट से इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई। रजनी यानी कि शिकायत आने पर ही आप इस बारे में कुछ सोच सकते हैं। वैसे शिक्षा के नाम पर दिन दहाड़े चलने वाली इस दुकानदारी की आपके बहुत ही व्यंग्यात्मक ढंग से बोर्ड ऑफ एजुकेशन को कोई जानकारी ही नहीं, कोई चिंता ही नहीं। यानी कि ये आपकी ड्यूटी है, आपको ध्यान रखना चाहिए कहाँ क्या गलत हो रहा है। निदेशक कैसी बात करती हैं आप? कितने इम्पोर्टेंट मैटर्स रहते हैं हम लोगों के पास। अभी पिछले 6 महीने से तो नई शिक्षा प्रणाली को लेकर ही कितने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए हैं हमने। रजनी व्यंग से, ओह इम्पोर्टेंट मैटर्स, नई शिक्षा प्रणाली। अरे पहले इस शिक्षा प्रणाली के छेदों को तो रोकिए, वरना बच्चों के भविष्य के साथ साथ आपकी शिक्षा प्रणाली भी छनकर गड्ढे में चली जाएगी। निदेशक थोड़े गुस्से के साथ, आप ही पहली महिला हैं और हो सकता है कि आखिरी भी हो जो इस तरह की शिकायत लेकर आई हैं। रजनी ठीक है, तो फिर आपके पास शिकायत का ढेर ही लगवा कर रहूँगी। झटके से उठकर बाहर चली जाती है। निदेशक देखता रहता है, फिर कंधे उचका देता है। अब मोन्टाज में कुछ दृश्य दिखाई जाए। रजनी फ़ोन कर रही है, मेज़ पर कुछ पत्र रखे हैं और रजनी एक रजिस्टर में उनके नाम पते उतार रही है। साथ में 1-2 महिलाएं और भी हैं। फिर एक के बाद एक 3-4 घरों में माँ बाप से मिल रही है, उन्हें समझा रही है। साथ में लीलाबेन और 3-4 महिलाएं और भी हैं। दृश्य समाप्त। यानी कि रजनी दूसरे लोगों को प्रेरित कर रही है, जहाँ जहाँ गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ, पत्र लिखो और शिकायतें करो ताकि आगे कार्रवाई हो सके। नया दृश्य, किसी अखबार का दफ्तर, कमरे में संपादक बैठे हैं, साथ में 3-4 स्त्रियों के साथ रजनी बैठी है। संपादक, आपने तो इसे बाकायदा एक आंदोलन का रूप ही दे दिया। बहुत अच्छा किया। इसके बिना यहाँ चीज़ें बदलती भी तो नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में फैली इस दुकानदारी को तो बंद होना ही चाहिए। रजनी एकाएक जोश में आकर, आप भी महसूस करते हैं ना ऐसा? तो फिर साथ दीजिए हमारा। अखबार यदि किसी इशू को उठा ले और लगातार उस पर चोट करता रहे तो फिर वह थोड़े से लोगों की बात नहीं रह जाती, सबकी बन जाती है। आंख मूंद कर नहीं रह सकता फिर कोई उससे। आप सोचिए जरा, अगर इसके खिलाफ कोई नियम बनता है तो आवेश के मारे जैसे बोला नहीं जा रहा है, कितने पेरेंट्स को राहत मिलेगी, कितने बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिलेगा, माँ बाप के पैसे का नहीं।
शिक्षा के नाम पर बचपन से ही उनके दिमाग में यह तो नहीं भरेगा कि पैसा ही सब कुछ है। वे संपादक हंसकर, बस बस मैं समझ गया, आपकी सारी तकलीफ, आपका सारा गुस्सा। रजनी, तो फिर दीजिए हमारा साथ, उठाइए इस इशू को, लगातार लिखिए और धुआंधार लिखिए। संपादक, इसमें आप अखबार वालों को अपने साथ ही पाएंगी। अमित के उदाहरण से आपकी सारी बात मैंने नोट कर ली है। एक अच्छा सा राइट अप तैयार करके पीटीआई के द्वारा मैं एक साथ फ्लैश करवाता हूँ। रजनी गदगद होते हुए, एक काम और कीजिए, 25 तारीख को हम लोग पेरेंट्स की एक मीटिंग कर रहे हैं। राइट अप के साथ इसकी सूचना भी दे दीजिए तो सब लोगों तक खबर पहुंच जाएगी। व्यक्तिगत तौर पर तो हम मुश्किल से 100-125 लोगों से संपर्क कर पाए हैं, वह भी रात दिन भाग दौड़ करके। जरा सा रुककर अधिक से अधिक लोगों के आने के आग्रह के साथ सूचना दीजिए। संपादक, दी। सब लोग हंस पड़ते हैं। रजनी, ये हुई न बात। दृश्य समाप्त। नया दृश्य। तो देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर मूल बात यह है, किसी भी बात को बड़े स्तर पर उठाने के लिए एक आंदोलन की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रेस, अखबार, मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो उसे प्रेरित करके उसको भी रजनी ने साथ ले लिया और लोगों को भी सूचित कर दिया, और अखबार के माध्यम से अन्य लोगों तक भी सूचना पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं, ताकि सब लोग मिलकर के जो गलत है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो निश्चित रूप से वो बदलाव हो सकता है। तो सही सकारात्मक चीज़ों के लिए और गलत के खिलाफ बोलने के लिए इस तरह की मुहिम की आवश्यकता होती है। और एक व्यक्ति चाहे तो फिर धीरे धीरे अन्य लोगों को एकत्रित करके वो एक बड़ा आंदोलन, बड़ा काम कर सकता है, जैसा कि रजनी कर रही है। नया दृश्य मीटिंग का स्थान, बाहर कपड़े का बैनर लगा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और भीतर जा रहे हैं। लोग खुश हैं, लोगों में जोश है। विरोध और विद्रोह का पूरा माहौल बना हुआ है। दृश्य कटकर अंदर जाता है। हाल भरा हुआ है। एक और प्रेस वाले बैठे हैं, इसे बाकायदा फोकस करना है। एक महिला माइक पर से उतरकर नीचे आती है। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट। अब मंच पर से उठकर रजनी माइक पर आती है। पहली पंक्ति में रजनी के पति भी बैठे हैं। बहनों और भाइयों, इतनी बड़ी संख्या में आपकी उपस्थिति और जोश ही बता रहा है कि अब हमारी मंजिल दूर नहीं है। इन 2 महीनों में लोगों से मिलने पर इस समस्या के कई पहलू हमारे सामने आए। कुछ अभी आप लोगों ने भी यहाँ सुने, कुछ रुककर यह भी सामने आया कि बहुत से बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी है। माएँ इस लायक नहीं होती कि अपने बच्चों को पढ़ा सकें, और पिता जरा रुककर, जैसे वे घर के और किसी काम में जरा सी भी मदद नहीं करते, बच्चों को भी नहीं पढ़ाते। ठहाका कैमरा उसके पति पर भी जाए। तब कमज़ोर बच्चों के लिए ट्यूशन ज़रूरी भी हो जाती है। रुककर बड़ा अच्छा लगा जब टीचर्स की ओर से भी एक प्रतिनिधि ने आकर बताया कि कई प्राइवेट स्कूलों में तो उन्हें इतनी कम तनख्वाह मिलती है कि ट्यूशन न करें तो उनका गुजारा ही न हो। कई जगह तो ऐसा भी है कि कम तनख्वाह देकर ज़्यादा से ज़्यादा दस्तखत करवाए जाते हैं। ऐसे टीचर्स से मेरा अनुरोध है कि वे संगठित होकर एक आंदोलन चलाएं और इस अन्याय का पर्दाफाश करें। हाल में बैठा हुआ पति धीरे से फुसफुसाता है, लो, अब एक और आंदोलन का मसाला मिल गया। कैमरा फिर रजनी पर। इसलिए अब हम अपनी समस्या से जुड़ी सारी बातों को नज़र में रखते हुए ही बोर्ड के सामने एक प्रस्ताव रखेंगे कि वह ऐसा नियम बनाए, एक एक शब्द पर जोर देते हुए, कि कोई भी टीचर अपने ही स्कूल के छात्रों का ट्यूशन नहीं करेगा। रुककर ऐसी स्थिति में बच्चों के साथ जोर जबरदस्ती करने, उनके नंबर काटने की गंदी हरकतें अपने आप बंद हो जाएंगी। साथ ही यह भी हो कि इस नियम को तोड़ने वाले टीचर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आप लोग अपनी राय दीजिए। सारा हॉल एप्रूव्ड एप्रूव्ड की आवाज़ों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। दृश्य समाप्त। यानी कि अब रजनी ने ऐसी बात कही है जिससे कि सब सहमत हैं, और ख़ास तौर से उन्होंने 1-2 बातें संकेत में और भी कह दी हैं कि बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी अब चूँकि महिलाओं की है, पुरुष बाहर काम पे चला जाता है। ऐसे में बहुत सारी माएँ इतनी शिक्षित नहीं होती हैं कि वो अपने बच्चे को अपने आप पढ़ा सकें। तो इसलिए ये जिम्मेदारी मुख्य रूप से अध्यापक की है। जिस स्कूल में उन बच्चों को भेज रहे हैं उनकी है। अब स्कूल में जब पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, ट्यूशन की क्या आवश्यकता है?
और विशेष रूप से फिर भी मान लीजिए कोई कमज़ोर बच्चा है, कोई पढ़ाना चाहता है, तो एक सुझाव उन्होंने ये रखा कि जिस स्कूल में जो बच्चा पढ़ता है उस स्कूल के अध्यापक से वो ट्यूशन नहीं लेगा। अगर वो किसी विषय में कमज़ोर है और उसको आवश्यकता लग रही है कि उसे इम्प्रूव करना है, ज़्यादा मेहनत करनी है, ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझना है ट्यूशन की सहायता से, तो वो ट्यूशन ले, लेकिन अदर स्कूल के अदर अध्यापक से, ताकि जो नंबर काटने वाली और दबाव वाली बात है वो समस्या समाप्त हो जाए। नया दृश्य, रजनी का फ्लैट, सवेरे का समय, कमरे में पति अखबार पढ़ रहा है। पहला पृष्ठ पलटते ही रजनी की तस्वीर दिखाई देती है। जल्दी जल्दी पढ़ता है, फिर एकदम चिल्लाता है, पति, अरे रजनी रजनी सुनो तो, बोर्ड ने तुम लोगों का प्रस्ताव ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। रजनी भीतर से दौड़ती हुई आती है, अखबार छीनकर जल्दी जल्दी पढ़ती है, चेहरे पर संतोष, प्रसन्नता और गर्व का भाव। रजनी, तो मान लिया गया हमारा प्रस्ताव, जैसा का तैसा, और बन गया यह नियम। खुशी के मारे अखबार को ही छाती से चिपका लेती है। मैं तो कहती हूँ कि अगर डटकर मुकाबला किया जाए तो कौन सा ऐसा अन्याय है जिसकी धज्जियाँ न बिखेरी जा सकती हैं। पति मुग्ध भाव से उसे देखते हुए, आई एम प्राउड ऑफ यू रजनी, रियली रियली आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे तुम पर बहुत गर्व है रजनी। रजनी इतराते हुए, 2 महीने तक लगातार मेरी धज्जियाँ बिखेरने के बाद। दोनों हंसते हैं। लीलाबेन, उस दिन तुम्हारी जो रसमलाई रह गई वह आज खाओ। कांति भाई, और सबके हिस्से की तुम ही खाओ। अमित दौड़कर अपने हाथ से उसे रसमलाई खिलाने जाता है, पर रजनी उसे अमित के मुंह में ही डाल देती है। सब हंसते हैं। हंसी के साथ ही धीरे धीरे दृश्य समाप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस तरह से रजनी ने एक बड़ी मुहिम के लिए काम करने का प्रयास किया और उसमें सफल हुई। तो इस पाठ से, रजनी के पाठ से, इस पटकथा से, इस दृश्य के अंक से हमें पता लगता है कि यदि हम कोशिश करें और कुछ ठान लें तो असंभव कुछ भी नहीं है। और अन्याय और गलत के खिलाफ बोलने का साहस यदि हम में पैदा हो जाए तो धीरे धीरे ही सही, समय लग सकता है, लेकिन जो भ्रष्टाचार है, जो अन्यायिक प्रक्रियाएं हैं, जो असंगत प्रक्रियाएं हैं, वो समाप्त की जा सकती हैं। और उसके लिए छोटे छोटे मुद्दों पर तकनीकी रूप से और नियम कानून से हम आगे चलें तो संभवतः हम सही मार्ग पर पहुंच जाएंगे और सही कार्य के लिए लोग साथ भी देंगे, लेकिन समय लग सकता है। तो ये था आज का पाठ। आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।